जैसा कि आप लोग टाइटल में ही देख चुके होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर, सॉल्व करेंगे उसको। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात क्या है कि आपको इस चैनल के माध्यम से अगले आने वाले समय में हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा आपकी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन में, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से, ठीक है। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्ट करके मैं सॉल्व कराऊंगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन लिया हल कर दिया उसको, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा वो मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और दूसरा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे आपको ये होगा कि आप और भी क्वेश्चन अगर उस तरीके के आ रहे हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि मैं इस चैनल के माध्यम से आगे आने वाले समय में यही सैंपल पेपर नहीं और भी सैंपल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा और उनमें से जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के आएंगे, ध्यान देना, 16 मार्क्स के आएंगे और काफ़ी ईजी हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत कठिन है। उससे जो आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उससे ज़्यादा ईजी तो है आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि 16 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा ईजी पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस एक बार आपको समझना है उसको, बस उसमें भी आपका जो टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है वही लगेगा, ठीक है। उसमें कुछ अलग से नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ा है वही लगेगा, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा उसको भी सॉल्व करने में, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं आपको वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं सबसे पहले आपको इस पेपर का पैटर्न बता देता हूं, ठीक है। इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा बात बता देता हूं ताकि आपको जो है ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट के आंसर टाइप के आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो ठीक ना, ये सब मैं आपको बता देता हूं। तो आपका क्वेश्चन पेपर है जो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। उसमें आपके पार्ट ए में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपके 16 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के आपके 16 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 16 क्वेश्चंस होंगे। 16 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस मतलब कि आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप उनमें से कोई एक करिए, ठीक है। इसको इंटरनल चॉइस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, 16 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सेकंड में 4 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 4 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उनमें से हर एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स रहेंगे और उनमें से आपको सिर्फ 4 करना है। 5 सब पार्ट्स रहेंगे हर एक क्वेश्चन के, उनमें से आपको 4 करना है। हर एक पार्ट का 1 मार्क्स मिलेगा आपको, मतलब 4 आपको करना है तो 4 नंबर मिल गए एक क्वेश्चन से। ऐसे ऐसे आपके 4 क्वेश्चन हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में 21 से 26 मतलब कि 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद 27 से 33 ये 3 मार्क्स के रहेंगे और क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 7 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 21 मार्क्स टोटल हुआ आपका। 34 से 36 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे, 15 नंबर, ठीक है। तो आपका 15 नंबर का लॉन्ग होगा और 21 मार्क्स का जो है शॉर्ट होगा और वेरी शॉर्ट कितने के मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, इसमें भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी और लॉन्ग आंसर में केवल 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, ठीक है। तो आया समझ में पेपर का पैटर्न। आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, आपको 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से 5 इंटरनल चॉइस होंगे। सेक्शन सेकंड में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सेकंड में क्या होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे वैल्यू बेस्ड के। उनमें से आपको 5 सब पार्ट्स दिए होंगे,
उनमें से आपको सिर्फ 4 करना है। और उसके बाद पार्ट बी में आते हैं। 21 से 26 आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। 27 से 33 मतलब ये 3 मार्क्स के रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 7 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। 34 से 36 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है पेपर का पैटर्न आपका। इसी पैटर्न पे आपको इस बार बोर्ड का एग्जाम देना है। ठीक है, तो आप देरी न करते हुए हम सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। सैंपल पेपर के क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन से। कॉन्सेप्ट भी आपको मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3 देन फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। इसमें एक और चॉइस दी गई है आपको, एक और क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और करके आप चाहे इसको सॉल्व कीजिए चाहे इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 अपॉन 2 to the power 1 5 to the power 4 will terminate after how many decimal places। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना दिया है 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का एचसीएफ आपको दिया है 3, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लो आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर है आपके पास, एक 6 है और एक 10 है। आपके पास 2 नंबर है, मान लीजिए एक 6 है और एक 10 है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनका प्रोडक्ट निकालिए, क्या आएगा 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60। अब एक काम कीजिए, इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप कैसे निकालते हैं? देखिए मान लीजिए ये नंबर है, इसके आप प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, 6 2 3 जो 6 3 1 जो 3, प्राइम फैक्टर कितना आएगा 2 इंटू 3। इसी तरीके से 10 का निकालिए तो आ जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर्स। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ लिख सकते हैं 6,10 कितना आएगा एचसीएफ। इसमें से 2 जो कॉमन है आप उसको ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ कितना आ गया 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 10 का जो कॉमन है आप उसको लिख लीजिए, बाकी जो बचे हैं उनको भी लिख लीजिए। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 3 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। कितना आ गया 30। अब आप 30 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 60। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया 60। 6 और 10 को मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 60। ऐसा हर एक नंबर में होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये 6 और 10 के लिए ही है, ऐसा आप कोई भी 2 नंबर लेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालिए। 2 नंबर जो भी आप सेलेक्ट करें उनको आप प्रोडक्ट निकालिए और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालिए, दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 2 नंबर अगर मान लीजिए आपके पास है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या आएगा इक्वल आएगा। यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमें एक्स वाई दी गई है, इनका प्रोडक्ट दिया गया है 180, एक्स वाई है और इनका प्रोडक्ट कितना दिया गया है 180 और इनका एचसीएफ भी दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ऐसा अभी मैंने बताया आपको। देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया गया है 180, 180 इक्वल टू क्या होगा एचसीएफ की वैल्यू भी दिया गया है 3 इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई। यहां से देखिए 3 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई, एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 60। काफी आसान है ना। आपको किस में रखना है इसी वैल्यू में, इसी क्वेश्चन जो है आपका फार्मूला है के तरीके से कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई कितना आ गया 60। ठीक, एक नंबर आपका ये फिक्स हो गया। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे अगला देखिए कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 अपॉन 2 की पावर 1 5 टू द पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है 4 है।
आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a इंटू बी टू दी पावर यम, a इंटू बी टू दी पावर यम, a इंटू बी टू दी पावर यम क्या होता है, a टू दी पावर यम इंटू बी टू दी पावर यम। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर a की पावर और b की पावर, a कोई दूसरी नंबर है, b कोई दूसरा नंबर है, अगर इनकी पावर सेम है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 और 2 को? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 5 की पावर कितनी है 4 और 2 की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, 14 5 8 7 इंटू 2 टू दी पावर 3 अपान 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर या इंटू क्या है 5 की पावर 4। देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 प्लस 1, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे के बाद जो है टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे लिख दे 2 इंटू 3 इंटू 14 5 8 7 अपान 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 4। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 14 5 8 7। देखिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक ना, मैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी आपका जो है ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। जितनी देखिए जहां पर नीचे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरीके का दिया हो तो आप चेक करेंगे कि 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n। n को आपको जो है m के प्लेस पर भी लिख सकते हैं और m को n के प्लेस पर भी, कुछ भी लिखिए, ठीक है। यम यानी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर आप किसी भी रेशनल नंबर के, कोई भी आपकी रेशनल नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m 5 की पावर n इसके फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और कितने पावर के बाद, जो कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट करेगा, ये कैसे आता है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो जितने इसके जो है हाईएस्ट पावर होगी, जितनी यहाँ पर किसी एक की, चाहे 2 की हो या 4 की, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 5 की कितनी है, 4 है, 2 की पावर तो 1 है, तो हाईएस्ट इसमें 4 ही हुआ, तो इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, ठीक ना। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 कि आप क्या लिखेंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। यहाँ पर आप इसको भी करके, अगर इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको डेसिमल नंबर निकालना है, ठीक ना, डेसिमल में आपको चेंज करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप पावर सेम करेंगे, उसके बाद 10 टू दी पावर 4 कितना आएगा, 4 जीरो जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 जीरो, जो 4 लास्ट में 4 नंबर है उनके पहले क्या लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। आया समझ में, हाईएस्ट पावर एकदम समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है ये ट्रिक है कि आप जो है नंबर देखिए, नंबर में हाईएस्ट पावर देखिए, उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा, ठीक। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। जितने पॉलिनोमियल की पावर होगी उतने उसके जीरो होंगे, ठीक ना, उतने उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसका मतलब उसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं हम कि इसके 2 जीरो होंगे, पहला जीरो क्या होगा, अल्फा, और दूसरा जीरो क्या होगा, बीटा। देखिए अब क्या कह रहा है आगे कि पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6। इसके जो सम है, जो जीरोज आए हैं, दोनों जीरोज अल्फा और बीटा, इनका सम मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है, 3 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 है। आपको पता होगा कि जो 3x स्क्वायर है माइनस kx प्लस 6, नहीं पता हो तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो भी जीरोस होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, मान लीजिए इसके 2 जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा,
तो इसका जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। ये मैं बात कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। अगर ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसके दो रूट्स हैं, रूट्स को देखिए जीरोज और जीरो जो है, ठीक है ना, सॉरी जो रूट्स होते हैं अगर इक्वल टू जीरो है तब उसको रूट्स बोलेंगे, और अगर पॉलिनोमियल है तब उसको जीरोज बोलते हैं। ठीक है, ये होता है जीरोज और रूट्स में भी डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अगर दो जीरो हम मान लें, अल्फा और बीटा है, तो इनका जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा वो आएगा माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक ना, उनका नेगेटिव। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो कितना आता है, सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये आपको इक्वेशन कंसीडर करना है, ठीक ना, क्योंकि आपके इसके जीरोज माने हैं ना, अल्फा और बीटा इसके जीरोज माने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के। जब आप इसको कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आपको 3 मिलेगी और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस के। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के बाई, देखिए ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अल्फा प्लस बीटा की बेस पे क्या हो जाएगा माइनस के बाई 3। ये देखिए माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 3 यहाँ पे डिवीजन में है, 3 यहाँ पे डिवाइड में है, अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, कितनी आ जाएगी वैल्यू 9। के की वैल्यू क्या आ गई 9। आसान है, बहुत ही आसान है। दो आपको क्या करना है, जीरोस कंसीडर करना है, अल्फा बीटा ले लीजिए, उनका सम अल्फा प्लस बीटा वो कितना है 3, और अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए। रख दीजिए यहाँ पर और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, आया दूसरा क्वेश्चन समझ में, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। कह रहा है कि के की किस वैल्यूज के लिए, यहाँ पर देखिए के दिया है ना, तो के की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। के की किस वैल्यू के लिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो क्या लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए जनरल फॉर्म लिखिए इसका, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और उसका क्या हो जाएगा 6x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 3 को इधर लिख दीजिए ax, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए जो इक्वेशंस होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनमें 3 कंडीशन होती है, ठीक ना, कि जब ये या तो इनका कोई सोल्यूशन होगा, देखिए जो इनका ग्राफ आता है वो क्या होती है स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी या तो वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी, और या जो है वो एक दूसरे क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी। तो जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी तब तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जब एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक सोल्यूशन मिलेगा, और जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। और अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक ना, तो रेशियो से भी पता कर सकते हैं कि इनके सोल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सोल्यूशन कब मिलते हैं, जब a1 अपान a2 इक्वल टू होता है b1 अपान b2 इक्वल टू होता है c1 अपान c2। ठीक है, इस कंडीशन में इसके क्या मिलते हैं सोल्यूशन मिलते हैं। अगर हम कहें सोल्यूशन इसके कोई नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाता है। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, के की किस वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन नहीं है।
तो यहाँ पर हम क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि सोल्यूशन इसका नहीं है। अब देखिए यहाँ से a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 1/b2 की वैल्यू कितनी है k नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए c1 की वैल्यू कितनी है -3, ये भी -8 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/8। करेक्ट के की किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ देखिए अगर हम इसको इन दोनों को साथ में लें, इन दोनों को साथ में लीजिए तो क्या आ जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/k, तो हो जाएगा 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3, वैल्यू क्या आ जाएगी 2, डिवाइड कर दीजिए, तो k की वैल्यू क्या आ गई, दिस एम्प्लॉइज k इक्वल टू 2, मतलब k इक्वल टू 2 के लिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या है सोल्यूशन नहीं है। k इक्वल टू 2 के लिए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। आया तीसरा क्वेश्चन समझ में। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं इनका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसके जो क्वेश्चन पेपर है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹2400 फॉर्म लीनियर इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। आपको दो सिचुएशन दी गई हैं, क्या कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500, 3 चेयर और 1 टेबल का दिया गया है। ध्यान दीजिए, आपको एक चेयर एक टेबल का नहीं पता है, एक चेयर और एक टेबल का नहीं पता है, तो आप क्या कर दीजिए, एक का मान लीजिए x और एक टेबल का, एक चेयर का मान लीजिए x और एक टेबल का मान लीजिए y। अब अगर आप देंगे कि एक का अगर आपको पता है, एक का आपको पता है और ज़्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एक का पता है ज़्यादा का अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक का अगर आपको पता है कि x है तो 3 का कितना होगा, 3 चेयर्स का कितना होगा 3x। एक टेबल का आपको पता है कि y है, तो एक टेबल का क्योंकि यहाँ पे 1 ही टेबल है तो y हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए लेट द वैल्यू ऑफ, या कह दिए कि द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹x और द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का मान लीजिए कितना है y है। तो देखिए 3 चेयर का कितना हो जाएगा 3x और एक टेबल का कितना हो जाएगा y, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ रहा है 1500। पहली क्वेश्चन तैयार हो गई आपकी, 3x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1500। आगे देखिए एक चेयर का आपको पता है तो 6 चेयर का कितना हो जाएगा 6x और 1 टेबल मतलब प्लस y, ये कितना आ जाएगा 2400। देखिए आपको कुछ रुपए हैं, आप उसमें से 6 चेयर और एक टेबल खरीदते हैं तो टोटल रुपये आपको कितना खर्च देना पड़ता है 2400। तो ये हो गया आपका खर्चा किसका, चेयर का, ये हो गया आपका टेबल का, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने। यहाँ पर ये पहली क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यही करना था, इसमें काफ़ी इजी है। एक आप मान लीजिए, बाकी जो भी जितने भी दिए हैं 3 का 4 का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक चेयर का उसके बाद टेबल का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो टोटल आपने खर्चा किया है, जैसे यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 2400 है, उसके इक्वल कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ पांचवा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच टर्म ऑफ द AP 27, 24, 21 डॉट 1 इज 0। एक AP आपको यहाँ पर दी गई है 27, 24, 21 डॉट 1 इज 0। कह रहा है इसका कौन सा टर्म आपका 0 होगा। ठीक है, AP हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 27,
24, 21 डॉट डॉट सो ऑन। एपी क्या होती है सबसे पहले तो जान बताइए, सबसे पहले ये बताइए एपी क्या होती है। क्या होती है एपी? मान लीजिए कि आपको कोई सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि A1, A2, A3 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक। ये एपी कब होगी? जब A2 माइनस A1 इक्वल टू होगा A3 माइनस A2। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है जिसको डी से लिखते हैं, ठीक है। जब A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाता है A3 माइनस A2 तब उसको बोलते हैं हम एपी, ठीक है। और अगर हम एपी का nth टर्म लिखना चाहें तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हर एक की वैल्यू, an क्या है? nth टर्म, an क्या है? nth टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और d क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस। फिर से सुन लीजिए एक बार, an क्या है? nth टर्म, लिख देता हूं मैं इसको, nth टर्म। a क्या है आपका? ये है फर्स्ट टर्म, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यह होता है एपी में, एपी के nth टर्म में इतना चीजें होती हैं। आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हमें नहीं पता है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम मान लेंगे कि nth टर्म जीरो होगा। हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम क्या मान लेंगे कि nth टर्म इसका जीरो होगा। तो मतलब कि an इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। an इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। तो जीरो इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, nth टर्म को हम जीरो मान ले रहे हैं। बाकी सब देखिए ए यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 प्लस n माइनस 1, क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू क्या आएगी? 24 माइनस 27, कितना आएगी वैल्यू? -3। ये इंटू में है, ध्यान देना, ये इंटू -3। देखिए ये 27 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -27 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू -3। ये माइनस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस 1 इक्वल टू 27/3, माइनस से माइनस हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27। n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 9, n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1, वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। मतलब कि nth टर्म आपका क्या होगा? जीरो होगा। आया समझ में? आपको अगर कोई एपी दी गई है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसमें फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और nth टर्म आपका दिया गया है। कह रहे कौन सा टर्म जीरो होगा, तो आप मान लीजिए कि nth टर्म जीरो होगा, तो n की वैल्यू तो आपको मिल गई, बाकी a की वैल्यू और d की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। n की वैल्यू आपको निकालना है तो n यहाँ पे रख दीजिए, n यहाँ पे रहने दीजिए, बाकी a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, बाकी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो n की वैल्यू क्या आएगी? 10। इसका मतलब क्या होगा कि 10वां टर्म, ठीक ना, 10वां पद आपका जीरो होगा इस एपी का, ठीक। आया समझ में? ये आपका पांचों क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इन एन एपी इफ d इक्वल टू -4, n इक्वल टू 7, an इक्वल टू 4 देन फाइंड a। इसमें आपको an दिया गया है, n दिया गया है और d दिया है, आपको क्या निकालना है? a। तो आप क्या करेंगे? आपको सिंपली क्या करना है? इसी फार्मूले में रख देना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में रख के आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? a की, ठीक है। चलिए फिर से इसको लिख देते हैं। आपको किस में रखना है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है? 4 है। a की वैल्यू की दी है, a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a प्लस n की वैल्यू क्या दिया गया है? 7। तो 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -4। -4 देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। या तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6। 7 माइनस 1 6 आएगा, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -24। यहाँ पे माइनस है, और ये 6 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6 प्लस 6 आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -24। ये देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस,
तो 4 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 24, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस 4, वैल्यू क्या आ जाएगी 28। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 28। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आसान तो होंगे ही। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 28। आया समझ में? आपको जो nth टर्म है, ठीक ना, nth टर्म ऑफ AP होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको दिया गया है 4, ठीक, a की वैल्यू आपको निकालना ही है, n की वैल्यू 7 दिया गया है और d की वैल्यू क्या है -4। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले मैं इसको सॉल्व करेंगे तो -24 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस में है तो इक्वल के राइट साइड में लेफ्ट साइड में इसको ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई 28। ठीक है, ये सॉल्व होता है आपका 5th क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट थे। अब बात करते हैं आपके 6th क्वेश्चन की। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं लगाता हूं आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, क्या आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है पता है आपको? क्या होता है इक्वेशन की पहचान क्या होती है? इक्वलिटी। इक्वेशन की पहचान क्या होती है? इक्वलिटी। अगर कहीं पे इक्वलिटी नहीं है तो वो ओनली पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इक्वलिटी कहीं पे लगी है तो वो इक्वेशन बन जाएगा। कैसा इक्वेशन ये है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की कितनी है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k की किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो आपको देखिए ध्यान दीजिए कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहां से आप देखिए अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स इसके क्या आते हैं? रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालिए उसको, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, तो जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल 0 आ जाता है तब जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। लेकिन अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या जो लेस देन 0 तो जो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी आएंगे। ठीक है, अभी इसका जो है यूज आप यहाँ पे करेंगे। कह रहा है कि नो रियल रूट्स आपके नहीं है। किसके लिए? तो आप क्या करेंगे? लेस देन 0 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल रूट्स किस वैल्यू के लिए इक्वल रूट्स होंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है, सबसे पहले सारी वैल्यूज लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो रखने में। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 की, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। रख दीजिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36k स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144 यहाँ पे सॉरी माइनस है, यहाँ पर माइनस 144 इक्वल टू 0। माइनस 144 को आप राइट साइड में ले जाइए तो क्या आ जाएगा 36k स्क्वायर इक्वल टू 144। 36 से आपको डिवाइड कर देना है। आपको 36 से यहाँ पर इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं इधर राइट साइड में। देखिए क्या हो जाएगा ये 36k स्क्वायर इक्वल टू 144। 36k स्क्वायर इक्वल टू 144। k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 डिवाइड बाई 36। इसको आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, k इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई k इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। यही आपको बताना है। ठीक है,
के की किस वैल्यू के, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन ऑफ इसके, ये किस इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे। तो आप चाहे +2 लीजिए चाहे -2 लीजिए, दोनों कंडीशन में इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक, आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0। ये तो बहुत ही आसान है, x² + 7x, आप इसका सिंपली फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल के इक्वल 0 कर दीजिए सारे फैक्टर, आपको क्या मिल जाएंगे, इसके रूट्स मिल जाएंगे। x² + 7x, x² + 7x + 10 = 0। फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका आप क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए 10 का, 2 5 = 10 और 5 1 = 5, 5 × 2 कितना आएगा 10 और 5 + 2 7। यहाँ पर अगर प्लस है तो आपको ऐड करके ये वाली वैल्यू लानी है, और यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7। तो आपके पास दो ही नंबर हैं, एक 2 है एक 5, इनको आप ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 5x + 10 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं, आप पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी x + 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो x + 2 कॉमन लेना आप जानते हैं ना, कैसे कॉमन लेते हैं, जैसे आपने इसमें से 5 कॉमन लिया, 5x + 10, आप इसमें से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ 5 × 2 = 10, कितना बचेगा 2। फिर देखिए ये इसमें क्या कॉमन है x + 2, इधर क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा +5 = 0। जब आप x + 5 = 0 रखेंगे तो x = कितना आएगा -5। जब आप x + 5 = 0 रखेंगे तो x = आ जाएगा -5, और जब आप x + 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हो गया बस, कहता है रूट्स आप फाइंड कीजिए, तो रूट्स क्या आ गए x = -2, -5, यही क्या है इसके रूट्स हैं। x² + 7x + 10 = 0, इसके रूट्स कितने आ गए -2, -5। ठीक, अब 7th क्वेश्चन में एक पार्ट और है, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो क्या है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² - 6x + 1 = 0 हैज नो रियल रूट्स। कह रहा है कि ए की किस वैल्यू के लिए इसके रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, ए की किस वैल्यू के लिए आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको रियल रूट्स किस कंडीशन में नहीं मिलते हैं, जब b² - 4ac < 0 होता है। तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या है, 3ax² - 6x + 1 = 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 3a, b की वैल्यू क्या मिलेगी -6 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 1। आपको क्या करना है, b² - 4ac < 0 करना है। क्यों < 0 कर रहे हैं, क्योंकि आपको कह रहा है कि किस कंडीशन में रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो रियल रूट्स कभी नहीं मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं रियल रूट्स, तब b² - 4ac < 0 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर < 0 कर रहे हैं। अब b, a, c इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है -6, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3a, क्या हो जाएगा 3a इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 < 0। देखिए कितना आ जाएगा 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 12। अच्छा यहाँ पर क्या है इंटू 1 है, तो कितना हो जाएगा 12a < 0। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर जब 36 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर क्या बचेगा -12a इधर क्या हो जाएगा -36। ठीक, अब क्या कीजिए, आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, -12 से डिवाइड कर दीजिए ताकि जो आपका निगेटिव साइन है वो भी हट जाए। तो a देखिए जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या जाती है ग्रेटर देन, साइन जो है चेंज होता है, अगर लेस देन तो ग्रेटर देन हो जाता है,
और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है। तो 36 अपान क्या हो जाएगा 12, वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 12 तो ये 36, इसका मतलब ए क्या आ गया ग्रेटर देन 3। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर ए की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, ए की वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर है तो आपका जो ये इक्वेशन है इसके रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, अगर आपकी जो ए की वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है तो आपके जो ये इक्वेशन है 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके आपके रियल रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 भी आपका सॉल्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे क्वेश्चन जो है मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।